तो नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सब। चलिए आज की क्लास की ओर बढ़ते हैं। आज क्योंकि हमारे जो 4 लेक्चर हिंदी के हैं वो हो चुके हैं कंप्लीट, बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार तरीके से। और आज हम लोग बढ़ेंगे अपने किस लेक्चर की तरफ, 5वें लेक्चर की तरफ। कौन सा लेक्चर है आपका? 5वां लेक्चर है आज का। तो चलिए इसके पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले शांति और धर्म के प्रतीक महात्मा बुद्ध से परिचय कर लीजिए आप लोग अपना। क्योंकि धैर्य क्या होता है, सहनशीलता क्या होती है, ये सभी हमें बुद्ध चरित्र पढ़ने के बाद पता चल जाता है। ठीक, चीज़ों को स्ट्रगल से कैसे बाहर निकाला जाता है, कैसे धैर्य रखा जाता है, कैसे सहनशील व्यक्ति होते हैं, ये सभी आदर्श हमें किनसे मिलते हैं? बुद्ध से मिलते हैं। ठीक, तो पहला जो क्वेश्चन है बताएंगे भक्ति काल का समय। भक्ति काल, गद्य काल, रीति काल, इससे संबंधित जितने भी है 4 काल वो हम लोग इस वीडियो में समझ लेंगे। देखिए भक्ति काल का समय बताइए आप लोग। तो भक्ति काल का समय कब से, देखिए ये 1050 से 1075 तक का कौन सा काल होता है? ये तो आदि काल है। ये कौन सा काल है आपका? ये है आपका आदि काल। और जो दूसरा काल है वो है आपका भक्ति काल। कौन सा काल है? भक्ति काल है। और जो तीसरा काल है ये 1700 से 1900 तक, ये कौन सा काल है आपका? रीति काल। कौन सा काल है? रीति काल। और ये जो चौथा जो लास्ट काल है वो कौन सा काल है आपका? गद्य काल। गद्य काल है। कौन सा काल है? गद्य काल है। तो ये सभी काल आप लोग ध्यान रखेंगे। 1050 से 1050 से 1337 तक कौन, 1375 तक कौन सा काल है? आदि काल। 1375 से 1700 तक कौन सा काल है? भक्ति काल। 1700 से 1900 तक का काल कौन सा कहलाता है? रीति काल। 1900 से 1984 तक का जो काल है वो हमारा काल कहलाता है गद्य काल, या फिर नवलेखन कार्य काल भी इसको कहते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखिए भक्ति काल के अगर आप लोग जानना चाहेंगे कौन कौन कवि थे, तो यहाँ पे स्क्रीन में वो शो कर रहा है आपके। रैदास थे, कबीर थी, मीरा जी थी, और भी थे, दादू थे, रैदास थे, सूरदास थे, ये रहीमदास, सभी लोग थे। तो ये कौन से काल के कवि हैं? भक्ति काल के कवि हैं। कौन से? भक्ति काल के। ठीक, भारतेंदु युग की समय, देखिए उसमें किसका पूछा था? भक्ति काल का समय। इसमें भारतेंदु युग का पूछ रहा है, उसकी समयावधि बताइए। इन चारों को भी हम लोग देखेंगे ये किस किस काल के हैं। ठीक, तो भारतेंदु काल की समयावधि बताइए। तो भारतेंदु काल की समयावधि क्या थी? यही थी, पहली वाली थी। क्या थी? भारतेंदु काल। कब से कब तक था भारतेंदु काल? 1857 से 1900 तक। कब से कब तक था? 1857 से 1900 तक। लेकिन ये वाला काल कौन सा था? 1900 से 1918 तक के काल को हम लोग कहते हैं द्विवेदी काल। 1918 से 1938 तक के काल को हम लोग कहते हैं छायावाद काल। और 1938 से 1953 तक के काल को हम लोग कहते हैं प्रगतिवादी काल, या फिर प्रगतिवाद का समय। ठीक, तो ये कौन सा काल है आपका? ये है आपका द्विवेदी काल। कौन सा काल है ये? द्विवेदी काल है। मैं एक बार हट जाऊंगा लिख के, तब आप लोग देख लीजिएगा। 1918 से 1938 तक मैंने बताया कौन सा काल है आपका? छायावाद काल। अगर आप लोग के अंदर जानकारी है तो आप लोग मुझे छायावाद के 2 कवियों का नाम बताइए कमेंट बॉक्स में। ये छायावाद काल है आपका। और बताइए 1938 से 1953 तक के काल को क्या कहते हैं हम लोग? प्रगतिवादी काल। क्या कहते हैं? प्रगतिवाद काल भी लिख सकते हैं आप लोग। एक बार फिर से देख लेते हैं। 1857 से 1900 तक भारतेंदु काल, 1900 से 1918 तक द्विवेदी काल, 1918 से 1938 तक छायावाद काल, 1938 से 1953 तक कौन सा काल है आपका? प्रगतिवादी काल। ठीक, मैंने इसके 2 कवियों का नाम पूछा आप लोगों से, बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। कबीरदास के गुरु का नाम, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार क्वेश्चन। बताइए कबीरदास के गुरु का नाम क्या था? तो कबीरदास के गुरु का क्या नाम था? रामानंद। कौन थे? रामानंद थे। ये बताइए रैदास किसके गुरु थे? ये जो थी आधुनिक युग की जो मीरा कही जाती हैं, मीरा के गुरु थे। कौन थे? मीरा के गुरु थे। मुझे बताइए नरहरिदास किसके गुरु थे? नरहरिदास। मैं 2 ऑप्शन देता हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, या तो सूरदास के थे या फिर तुलसीदास के थे। बताएंगे नरहरिदास किसके गुरु थे? बहुत ही आसान है। प्रेम वाटिका के लेखक है। प्रेम वाटिका के लेखक बताइए। प्रेम वाटिका,
रसखान सुजान, मैंने नाम भी बता दिया। प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? रसखान जी हैं। इनका एक और लेखक है, मतलब एक और कृति है, रसखान सुजान। रसखान सुजान, इसके भी लेखक कौन है आपके? रसखान जी हैं। ठीक। मेघनाथ वध के रचनाकार का नाम बताइए। मेघनाथ वध एक कृति है, उसके रचनाकार का नाम बताइए आप लोग। मेघनाथ वध के रचनाकार का नाम बताइए, क्या है वो? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। कौन है भैया जी? मैथिली शरण गुप्त। चलिए मैथिली शरण गुप्त के 3-4 और देख लेते हैं। देखिए मेघनाथ वध है इनका, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, और जयद्रथ वध, जयद्रथ जयद्रथ वध, साकेत, भारत भारती, और क्या हो जाएगा आपका? भारत भारती हो गया, जयद्रथ वध हो गया, और क्या हो जाएगा आप लोग बताएंगे? इसके अलावा और हो जाएगा, साकेत है, और एक और था इसका ग्राम, ऐसे ही करके था, किसान भी इन्हीं का है, किसान। तो ये सभी रचनाएं किसकी हैं? मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं हैं ये सभी। किनकी रचनाएं? मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं। जयशंकर प्रसाद के तो सही पता है, राज्यश्री, गुट, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, कामायनी, और भी बहुत सारे हैं। तो ये सभी किसके हैं? निराला जी की कौन कौन से है वो तो बता चुका हूँ। परशुराम की प्रतीक्षा, ग्राम्य गुंजनन, एकांत, ये सभी किसकी रचनाएं हैं आपके? सूर्यकांत त्रिपाठी जी की, निराली की। और युग की गंगा के लेखक बताइए। युग की गंगा, युग की गंगा के लेखक कौन है? युग की गंगा के लेखक कौन है आपके? केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। युग की गंगा हो गया, या फिर अपूर्वा हो गया, ठीक। नींद के बादल हो गया, नींद के बादल। तो ये सभी किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल जी के हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बहुत ही शानदार है, एक सूना जंगल, एक सूना जंगल, खूटियों पर टंगे लोग, खूटियों पर टंगे लोग, बहुत ही शानदार है, ठीक। खूटियों पर टंगे लोग, एक सूना जंगल, ये सभी किसकी रचना है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है, ठीक। चिंतामणि के लेखक देखिए, चिंतामणि तो 4 सप्तक में प्रकाशित हुआ था। चिंतामणि 1, 2, 2 और 4, नहीं 1, 2, 3 और 4, ठीक। तो चिंतामणि जो फर्स्ट है उसका लेखक जानना चाह रहे हैं तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? रामचंद्र शुक्ल। लेकिन आप लोग ये जानना चाहेंगे कि चिंतामणि फर्स्ट के साथ सेकंड भी, थर्ड भी और फोर्थ के लेखक कौन है, तो चलिए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए चिंतामणि फर्स्ट के लेखक तो आपके रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं। कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी। लेकिन अगर चिंतामणि सेकंड के बारे में पूछा जाए, चिंतामणि सेकंड के लेखक कौन है? विश्वनाथ प्रताप थे। कौन थे? विश्वनाथ प्रताप। और चिंतामणि थर्ड के लेखक कौन थे आपके? नामवर सिंह थे। कौन थे? नामवर सिंह। और बताइए चिंतामणि फोर्थ के लेखक कौन है? चिंतामणि फोर्थ के 2 लेखक थे। कौन थे? एक कुसुम औरत थी और एक कौन थे? ओम प्रकाश आदमी थे, ठीक। तो ओम प्रकाश के साथ कौन थी? ओम प्रकाश के साथ थी कुसुम, एक लेखिका, वो भी थी। कौन थी? देखिए आप लोग यहां से देख सकते हैं, ठीक। तो चिंतामणि फर्स्ट के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि सेकंड के विश्वनाथ प्रताप। चिंतामणि थर्ड के नामवर सिंह। और फोर्थ के ओम प्रकाश और कुसुम जी थी, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर। गजानन में कौन सा समास होगा? थोड़ा सा अपना आईक्यू बढ़ाइए और इसका जवाब दीजिए। गजानन में समास बताइए। गजानन शब्द में समास बताइए। तो गजानन क्या है? एक बहुब्रीहि समास है। क्यों? क्योंकि गजानन किसे कहते हैं हम लोग? गणेश जी को कहते हैं।
किसे कहते हैं? गणेश जी को कहते हैं ना। तो ये तीसरे पद की ओर इशारा कर रहा है, जो तीसरा पद की ओर इशारा करता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? बहुब्रीहि समास। ठीक, चलिए बताइए पंजाब में कौन सा समास है? पंजाब में कौन सा होगा? गिनने वाला शुरू में हो गया तो द्विगु हो जाएगा, सप्ताह में भी यही हो जाएगा, द्विगु द्विगु समास ही होगा। दिन रात में कौन सा हो जाएगा? बीच में योजक चिन्ह आ रहा है तो कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक, खड़ा खोटा में भी बीच में आ रहा है तो ये भी कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। चंद्रशेखर में कौन सा समास होगा बताएंगे? चंद्रशेखर में कौन सा होगा? बहुब्रीहि होगा। क्यों? क्योंकि चंद्रशेखर हम लोग शंकर जी को कहते हैं। लंबोदर में भी बहुब्रीहि होगा, क्योंकि लंबोदर किसे कहते हैं? गणेश जी को। मुरलीधर भी वही होगा, कृष्ण जी को कहते हैं। सुख दुख में कौन सा हो जाएगा आपका? द्वंद्व समास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बीच में योजक चिन्ह आ रहा है और ये अथवा और से अलग होते हैं। ठीक, अथवा और से अलग होते हैं। मुझे सफल होने की निराशा है में अशुद्धि बताइए। एक वर्ड लिखा हुआ है, मुझे सफल होने की निराशा है, इसमें अशुद्धि बताएंगे आप लोग। देखिए, जब सफल होने की आशा है तो ये पॉजिटिव थिंग है, और पॉजिटिव थिंग का रिप्लेसमेंट हमेशा हमेशा पॉजिटिव थिंग से होता है, तो आशा होगा न कि निराशा होगा। तो निराशा में गलती है, यहाँ पर निराशा की जगह हमें आशा करना चाहिए, तो यहाँ पे ये गलती है। ठीक, ठंडे घड़े का पानी पिलाइए, बताइए इसमें क्या गलती है? अच्छा, वो थोड़ा भाप बना रहा है, उसके लिए मैं जल्दी जल्दी क्लासेस कर लेते हैं। ठीक, ठंडे घड़े का पानी बताइए, पानी पिलाइए, ठंडे घड़े का पानी पिलाइए में क्या गलती है? ठंडा घड़ा थोड़ी होता है, ठंडा पानी ना होता है। तो ठंडे घड़े का ठंडा पानी पिलाइए, ये बिल्कुल सही है। बाकी ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक, तो ये तीनों गलत हैं, बीच वाला ये सही है। ठंडे घड़े का ठंडा पानी पिलाइए, घड़ा ठंडा थोड़ी होता है। जम्बुल का तद्भव स्वरूप बताइए। जम्बुल किसका होता है? जामुन का होता है। किसका होता है? जामुन का होता है, उसे जम्बुल कहते हैं तत्सम फॉर्मेट में। ठीक, चलिए इनका हाल जल्दी जल्दी बताइए। हस्त हस्त का क्या हो जाएगा आपका? हाथ हो जाएगा। सतिका का क्या हो जाएगा? साड़ी हो जाएगा। ठीक, दीप सलाका का क्या हो जाएगा? दिया सलाई हो जाएगा। ठीक, और बताइए चतवाल का क्या हो जाएगा? चबूतरा हो जाएगा। ये सभी मतलब सिलेक्टिव चीजें हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। द्रविटक का क्या हो जाएगा? दुपट्टा हो जाएगा। द्रविटक का क्या होगा? दुपट्टा। भल्लुक का क्या हो जाएगा? भालू। आमलक का क्या हो जाएगा? आंवला। आंवला हो जाएगा। भ्रमर का क्या हो जाएगा? भंवरा हो जाएगा। कदली का क्या हो जाएगा? केला हो जाएगा। तो ये सभी सिलेक्टिव चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे ज्यादा से ज्यादा। ठीक, थोड़ा सा भाप बना रहा है, आप लोग उससे थोड़ा रेस्ट करेंगे। जल्दी से क्लासेस को खत्म करते हैं। अर्पण का विलोम शब्द होगा। अर्पण मतलब लेना और ग्रहण मतलब नहीं, अर्पण मतलब देना और ग्रहण मतलब लेना, तो ये उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक, बताएंगे आडंबर का। आडंबर मतलब क्या होता है? आडंबर मतलब दिखावा होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? सादगी, उल्टा। ठीक, आपत्ति का हो जाएगा? संपत्ति। संपत्ति। निरक्षर का क्या हो जाएगा आपका? साक्षर। निरक्षर मतलब अनपढ़, साक्षर मतलब पढ़ा लिखा। बहिरंग का क्या हो जाएगा? अतरंग। क्या हो जाएगा? अतरंग। ऐश्वर्य का अनैश्वर्य। खंडन का क्या हो जाएगा? मंडन। खंडन मतलब तोड़ना, मंडन मतलब जोड़ना। उग्र का क्या हो जाएगा? सौम्य। तो ये सभी चीजें हैं, इसी तरह हम लोग रोज देखते रहेंगे। ठीक, अच्छा भाप बना रहा है ज्यादा। जो खाने योग्य न हो, जो खाने योग्य न हो उसके लिए एक शब्द बताइए। जो खाने योग्य न हो उसे कहते हैं अखाद्य, यानी कि जो खाया जाता है उसे खाद्य कहते हैं। ठीक, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अखाद्य। मतलब इसका एक शब्द में क्या हो जाएगा आंसर? अखाद्य हो जाएगा। ठीक, जो सदा से चली आ रही है, अच्छा इसका भी है, जो सदा से चली आ रही है उसको क्या कहेंगे हम लोग? शाश्वत। क्या कहेंगे? शाश्वत। ठीक, कम बोलने वाला क्या होता है? मितभाषी होता है। कम बोलने वाला मितभाषी। दर्पण जड़ित अंगूठी को कहते हैं आरसी। कुबेर की नगरी अलकापुरी।
कुबेर की नगरी को क्या कहते हैं? अलकापुरी। जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए हम लोग कहते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे लिख लेते हैं अभूतपूर्व। अभूतपूर्व होता है जिसके आने की कोई तिथि ना हो, उसे कहते हैं हम लोग अतिथि। क्या कहेंगे उसे? अतिथि कहेंगे, अतिथि। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वां जो क्वेश्चन है, असुर का पर्यायवाची बताइए। असुर शब्द का पर्यायवाची बताइए। असुर शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा आपका? दानव हो जाएगा, निशाचर हो जाएगा, सभी चीजें क्या होती हैं आपके? असुर का पर्यायवाची। सुर किसे कहते हैं? ये तो सुर आपका देवता को ही कहते हैं। ठीक, तो ये इसी का पर्यायवाची हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। झांसी की रानी के रचनाकार हैं, तो झांसी की रानी के रचनाकार कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। ठीक, लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान जी की अन्य रचनाएं भी देख लेते हैं। देखिए, जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग, इसके लेखक कौन है? ये भी सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। और बताएंगे झंडे की इज्जत में, झंडे की इज्जत में, ठीक, स्वदेश के प्रति, तो ये सभी किनकी रचनाएं? आपके सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचनाएं। देखिए मैं यहाँ पे हट जाता हूँ, आप लोग देख लेंगे। जलियांवाला बाग, झंडे की इज्जत में, स्वदेश के प्रति, या फिर झांसी की रानी, सबकी रचनाएं कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। देश पर ज्यादा रचनाएं लिखती थी। ठीक, बताएंगे मधुकलश, मधुशाला, मधुकलश, चार खेमे, ठप खूटे, ये किसकी रचना है आपके? अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन जी की हैं। हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं हैं। अपूर्वा, नींद के बादल, हे मेरी तुम, ये सभी किसकी रचनाएं आप लोग बताएंगे? ये किसकी रचनाएं आपके? केदारनाथ अग्रवाल जी की हैं। केदारनाथ अग्रवाल जी की रचनाएं हैं, आप लोग शॉर्ट फॉर्म में देख लीजिएगा। रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, ये सभी किसकी रचनाएं आपके? दिनकर जी की, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं हैं। ठीक, इसका देखेंगे, भग्नदूत इत्यलम, कितनी नाव में कितनी बार, हरी घास पर क्षण भर, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन, हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन, जिनको हम लोग कहते हैं अज्ञेय, इनका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक, तो ये सभी देख लीजिएगा आप लोग किसकी रचना है, सभी का मैंने लिख दिया है, और ये ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसको कंठस्थ करके रखेंगे। ठीक, बाहर गेट पर कोई खड़ा है, ये कैसा सर्वनाम है? कोई पूछ रहा है कैसा सर्वनाम है, तो बताइए कोई यानी कि मतलब पता चल रहा है कौन है, तो ये हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक। क्या हो जाएगा? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि कोई निश्चित नहीं है कौन है, कोई खड़ा है, कुछ है, तो ये सभी कोई और कुछ क्या होता है आपका? इसमें दो ही आते हैं, कोई, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में दो ही शब्द आते हैं, कोई और कुछ, मतलब निश्चित न हो कुछ। और निश्चयवाचक में क्या क्या आ जाएंगे? यहाँ वहां, मतलब ये सब चीजें। ठीक, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद बताइए। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने होते हैं आपके? 3 होते हैं। देखिए भाप बना रहा है ना, तो जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। ठीक, 3 होते हैं। चलिए 3 के बारे में देख लेते हैं कौन कौन होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा। एक होता है पुरुषवाचक, नहीं नहीं नहीं, हाँ सही है, पुरुषवाचक नहीं होता है, उत्तम पुरुषवाचक होता है। क्या होता है? उत्तम पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, और दूसरा होता है मध्यम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और तीसरा होता है कौन सा होता है लास्ट वाला? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा होता है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें क्या क्या आता है? उत्तम में मैं और हम आते हैं, मैं और हम। इसमें क्या आता है? बस तुम आता है मध्यम में। और इसमें क्या आते हैं? वह, यह, ये लोग, ये सभी आ जाते हैं। जितने भी अन्य पुरुषवाचक में कौन से जितने भी सप्लीमेंट्री हैं अदर थिंग्स, वो सभी इसमें आते हैं। यह, वह, वे लोग। मैं, हम केवल उत्तम पुरुष में आता है, तुम किस में आता है? मध्यम पुरुष में। ठीक, उत्तर प्रदेश में कौन सी संज्ञा है? उत्तर प्रदेश में पूछना चाह रहा है कौन सी संज्ञा है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप लोग और बताएंगे।
दुनिया में उत्तर प्रदेश बस एक ही चीज है, किसी भी नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी स्थान को हम लोग किस में रखते हैं, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश पूरी दुनिया में एक ही है, ठीक। उसके अलावा और कहीं भी उत्तर प्रदेश नहीं है, तो उसे हम लोग किस में रखेंगे, व्यक्तिवाचक में रखेंगे। देखिए एग्जाम्पल से, गंगा एक ही है, विकास का नाम एक ही है, पूरी दुनिया में विकास एक ही होगा। अगर मेरा नाम विकास है तो मेरे जैसा कोई अन्य होगा ही नहीं, ठीक। तो दुनिया में जो अकेली है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, और जिसके जैसे अन्य हो उसे जातिवाचक कहते हैं, और जो कोई मतलब समूह में रहे, बहुत लोग रहे, उसे समूहवाचक कहते हैं, और जहाँ पे आपको किसी भी चीज़ को नाप तोल सकें उसे पदार्थवाचक कहते हैं, और जिस चीज़ को आप छू ना सकें उसे भाववाचक कहते हैं, ठीक। तो गंगा, विकास, राम, शुक्रवार, भारत, जून, उत्तर, उत्तर मतलब दिशा की बात कर रहा है, और गोरखपुर, ये सभी किस में आएंगे, आपकी व्यक्तिवाचक है भैया, ये सब किस में आए, व्यक्तिवाचक। और ये देखिए गुलाब के जैसे अन्य गुलाब भी होते हैं, पेन के जैसे भी अन्य पेन होते हैं, गाय के जैसे भी अन्य गाय, काली गाय की जैसे भी अन्य गाय भी होती हैं, आम के जैसे भी अन्य फल भी हो सकते हैं, हिंदू के जैसे अन्य लोग भी हैं, ज्वालामुखी के जैसे भी अन्य लोग हैं। तो ये सभी क्या होती हैं, जिसके जैसे अन्य भी हों दुनिया में, तो ये सभी किस में आ जाएंगे, जातिवाचक। आप लोग कहेंगे जून, पूरे दुनिया में जून जो महीना होता है वो पूरे वर्ल्ड के लिए एक ही होता है, ये अपने में खुद में एग्जिस्ट करता है, एक ही आदमी है, ठीक, यूनिवर्सल है। आर्मी, ये सभी गिरोह में रहने वाली चीजें हैं, बहुत लोग इकट्ठे रहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं समूहवाचक, जहां पर भी एक से अधिक लोग हों, ठीक। कक्षा में अधिक लोग होते हैं, सेना में भी एक से अधिक, झुंड में भी एक से अधिक, आर्मी में भी एक से अधिक, ठीक। तो बताएंगे सेकंड लास्ट क्वेश्चन, अक्ल का दुश्मन होना, ये एक मुहावरा है, उसका आप लोग बताएंगे क्या होगा। अक्ल का दुश्मन होना, तो अक्ल का दुश्मन होना का मतलब क्या होता है, मूर्ख होना। क्या होना, मूर्ख होना। अक्ल का दुश्मन होने का अर्थ है मूर्ख होना, ठीक। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, उधर बताइए तब लगा आप लोग। देखिए उड़ती चिड़िया के पंख गिनने का मतलब है, उड़ती चिड़िया के पंख गिनने का मतलब है मन की बात जानना। क्या मतलब होता है, मन की बात को जानना ही उड़ती चिड़िया के पंख गिन। लेकिन उड़ती चिड़िया पकड़ने का क्या मतलब है, बुद्धिमान होना, बुद्धिमान होना। उड़ती चिड़िया पकड़ने का मतलब है बुद्धिमान होना, और उड़ती चिड़िया के पंख गिरने का मतलब है मन की बात जानना, ठीक। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप की क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। भाप बनने के कारण ये क्लासेस जल्दी खत्म करना पड़ रहा है, ठीक। मॉइस्चर ले रहा है आपका सर्दी में, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक बहुत ही शानदार क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।